सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, एक के बाद दूसरी पेशी, जरदारी और फरियाल तालपुर की तलबी, चीफ जस्टिस का पहला सो मोटो, चेयरमैन नैब से जवाब तलब, पेशावर मेट्रो अभी सिर्फ टेस्ट ड्राइव, न्यूजीलैंड वाकये के बाद पहला जुमा, पाकिस्तान डे परेड के मेहमाने खास। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है। सबसे पहले साहनिया मॉडल टाउन के हवाले से बात करेंगे। नई जीआईटी बनी और अब बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बनने वाली जीआईटी को लाहौर हाई कोर्ट ने काम करने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने साहनिया मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए बनने वाली नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए उसे काम करने से रोक दिया गया है। ये वही जीआईटी है जिसके सामने राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, ख्वाजा आसिफ, ये तमाम जो लीगी रहनुमा हैं, इन्होंने पेश होने का फिर फैसला कर लिया था और इन्होंने कहा कि अभी कोई ताल्लुक नहीं है, इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, यही कहा गया, कोई बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया गया। बात यहाँ पर यह है असद खरल साहब कि इंसाफ की फराहमी की उम्मीद या इदारों पर यकीन की बात अपनी जगह पर, लेकिन एक आम आदमी के दिल की आवाज़ है कि अगर उसके किसी प्यारे का कत्ल हो गया है तो क्या वो अपनी आंखों से उस कत्ल के जिम्मेदारों को सज़ा होती देख भी पाएगा या नहीं देख पाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि अगर एक शख्स है, उसकी बीवी का कत्ल हो गया है, तो क्या वो अपनी बीवी के कातिलों को पकड़ा कटहरे में खड़ा देख सकता है? उसकी बहन, बेटी, रिश्तेदार क्या वो देख पाएंगे? या फिर एक दादा का कत्ल को पड़पोता और उसके आगे से भी उसका पोता, क्या ये लड़ते रहेंगे? और एट द एंड ये बात होगी कि भाई मुझे माफ़ करो, जो मेरे पास बची कुची रकम थी या मेरा सरमाया था वो भी लुट चुका है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दो। कभी नई जीआईटी, नई इन्वेस्टिगेशन, कभी कुछ, और अब ये जनाब ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी काम करने से इसको मना कर दिया गया है। ये किस तरह का निज़ाम है? सैरिश, आप देखें कि पहले तो नून लीग की हुकूमत थी जब साना माल्टन 2014 में हो, आज 2019 में हम पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमें यही नहीं पता कि इस्तगासा चलना भी है, नहीं चलना, जेआईटी बननी भी है, नहीं बननी, प्रोसिक्यूशन कब मुकम्मल होगी, मुलजमान कब कटहरे में आएंगे, उनको जजा सज़ा का अमल ये कब बाकायदा उसको अमल दरामद उस पर होगा। अब ये देखें कि इंस्पेक्टर रिजवान साहब ने जो जस्टिस कासम खान साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है, जिसमें मलक शहजाद अहमद खान साहब भी हैं जस्टिस, और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी हैं, उन्होंने इस पर फैसला महफूज किया और उन्होंने इतराज़ ये उठाया है कि एक जीआईटी के ऊपर दूसरी जीआईटी नहीं बन सकती। ये दूसरी जीआईटी नहीं है सैरी, ये तीसरी जीआईटी है। आपने देखा एक जीआईटी पहली बनी थी जिसमें एमआई और आईएसआई ने डिसेंडिंग नोट इस बात पे दिया था, जो शहबाज शरीफ साहब को नागवार बात गुजरी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो कि जिन लोगों का कत्लेआम हो, जिनके शहीद हों, जिनके जख्मी हों, उन्हीं को आप मुल्ज़म बना रहे हैं और पुलिस जो है वो मुद्दई बन रही है। लिहाजा जो विक्टिम्स की एफआईआर है, जो पैड की जानब से एफआईआर हुई है हामिद खान साहब की जानब से, उसके ऊपर भी यानी उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त के वज़ीर आला ने एक और जीआईटी बना दी। आपने एक चहेते को लाया गया जो सीसीपीओ क्वेटा थे और उस वक्त आईजी सुखेरा साहब थे बलूचिस्तान, और पहले वो लाहौर में भी रहे। सुखेरा साहब के जो सबॉर्डिनेट थे, जिनकी एसीआर सुखेरा साहब ने लिखनी थी, जो आईजी पंजाब थे, जिनको स्पेशल इसी टास्क के लिए लाया गया था, उनको दूसरी जीआईटी का हेड बनाया गया। पहले डॉक्टर आरफ साहब थे। मामला ये हुआ कि उसके अंदर अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनाई गई। इस तरह जस्टिस बाकर नजफी साहब की रिपोर्ट आई और यह भी तारीख में पहली दफ़ा देखा गया कि जब उन्होंने पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल करार दे दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब को, बाकी दीगर जो लोग हैं, और उसके ऊपर सिटिंग जो हाई कोर्ट के जज है उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज जो जस्टिस खलीलुर रहमान खान साहब, माशाल्लाह आज भी शायद उनके पास कुछ सरकारी मराद या नून लीग की आखिरी जो इनकी दौर तक तो उनके पास 25-30 साल से मराद रही, सरकारी घर भी रहा और उनको मुख्तलिफ कमीशन का चेयरमैन भी बनाया जाता रहा। उनकी सरबराही में एक रिपोर्ट बना दी जिसने जस्टिस बाकर नजफी साहब लाहौर हाई कोर्ट के सिटिंग जज को रिपोर्ट को मुस्तरद करने के लिए एक और रिपोर्ट बना ली। अब ये सारा जो मामला हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ी अरसे से
ये बार बार पूरी कौम का एक दरीना मुतालबा था कि इसके ऊपर नई GIT बननी चाहिए और कम से कम इस हुकूमत में, ताकि एविडेंस जो है वो गैर जानबदाराना तरीके पे सफा रिकॉर्ड पे आ सके और उसके ऊपर मुलजमान जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंच सके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक GIT बनाई, उसने बयान भी कलमबंद किए नवाज शरीफ साहब के, बाकी लोगों के भी आपने अभी देखा 2-4 दिन पहले जेल में जाके। अब कादरी साहब ने, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो बयान जमा कराया उसमें एक एक चीज 19 घंटे तकरीबन 2 दिन के अंदर जो उनकी तरफ से बयान आया उसमें उन्होंने वो विटनेस भी दी, वो रिकॉर्ड भी दिया जिसमें CDR भी थी, जिसमें कानों का रिकॉर्ड भी था, कौन कौन कब कब किस किस से राब्ते में था, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, कौन कौन इसमें कत्लेआम में मुलव्वस था, किसकी सरपरस्ती थी, खुफिया मीटिंग कहाँ हुई, किन्होंने उनको चेयर किया, डायरेक्शन किसने दी, ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। अब जब मामला मंतकी अंजाम की तरफ से बढ़ने लगा है तो अब ये हाईकोर्ट में एक और दरखास्त डाल दी गई। मुझे ये लग रहा है यकीनन जो मैं समझ रहा हूँ ये फैसला महफूज जरूर हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरक्स अदालत आलिया को फैसला जारी करेगी और अगर ये दरखास्त रद्द होती है तो अच्छा बाबर साहब जो कत्लेआम करने वाले हैं, जो कत्लेआम करवाने वाले हैं, वो तो फल फूल रहे हैं, उन्हें तरक्कियां मिल रही हैं। इस सारी सूरत हाल में कत्ल करवाने वाले को पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। सैरिश, तारुल कादरी साहब ने जब इस्लामाबाद में धरना दिया था तो इमरान खान साहब भी उनके साथ धरने में शरीक थे और उन्होंने उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि अगर उनकी गवर्नमेंट आई तो वो जो सानिया मॉडल टाउन के जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं उनको कैफे करदार तक पहुँचाएँगे। इसके बाद आपको याद होगा लाहौर माल रोड पे एक जलसा हुआ, उसमें धरना दिया गया, उसमें भी इमरान खान साहब शरीक हुए और उन्होंने वादा किया था कि वो मॉडल टाउन के जो मुल्ज़मान हैं उनको पकड़ेंगे और उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। अब PTI की गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं। पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, फेडरल में उनकी गवर्नमेंट है। सबसे पहले जो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी GIT के हवाले से। जो पैर थी पाकिस्तान अवामी तहरीक थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पंजाब गवर्नमेंट को बुलाया, पंजाब गवर्नमेंट से पूछा कि क्या आप GIT बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी कि बिल्कुल हम इसमें GIT बनाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट को इतराज़ ना हो तो हम GIT बनाएंगे। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इशू नहीं की थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट उसमें बनाई नहीं थी। फिर हाई कोर्ट गए, वो बाकायदा हाई कोर्ट गया। मैं उधर ही आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि जनाब हम इस पे GIT बनाने को तैयार हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलें ठीक है। डायरेक्शन नहीं दी, अगर डायरेक्शन दे देता फुल बेंच तो फिर वो हाई कोर्ट में इस तरह से चैलेंज ना हो सकता। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने 2.5 महीने लिल्लत से काम लिया, इन्होंने 2.5 महीने ज़ाया किए लेकिन GIT नहीं बनाई। अल्टीमेटली पैट को लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ा और जब हाई कोर्ट में वो गए तो उसी दिन उन्होंने जल्दी से जो थी GIT बना दी। GIT जो है उसको बने भी 2-2.5 माह हो गए हैं और बड़ी सुस्त रवि से वो काम कर रही है, लेकिन बहरहाल उन्होंने तमाम जो मरकज़ी मुल्ज़मान थे उनकी उन्होंने जिरा भी की और उनके बयानात भी कलमबंद कर लिए। आज फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है, एडवोकेट जनरल पंजाब जो थे वो कहाँ पर थे। मेरा ख्याल है कि जिस दिन इसकी 2 जिरा हो चुकी हैं तो उन 2 जिरा में भी वो नहीं पहुंचे। आज जब फैसला सुनाया गया तो उसके बाद उन्होंने शोर मचा दिया जी हमें नोटिस नहीं किया गया। तो आज भी जब केस की प्रोसीडिंग चल रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वहाँ पर मौजूद थे और उनको चाहिए था कि वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते, वो कहते कि जनाब वो एडवोकेट जनरल को बुला लेते या पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट वहाँ पर करते। नहीं, जब पहले ये GIT के सामने जब पेश होने के लिए इनको बुलाया जा रहा था, राना सनाउल्लाह को, ख्वाजा आसिफ को, आबिद शेर अली को, जो चौधरी निसार उनको भी बुलाया गया था, तो सर तब तो राना सनाउ की तरफ से मौक़िफ़ आया था कि भाई ये मैं इसकी कानूनी हैसियत ही नहीं है इस GIT की, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसके सामने पेश नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद फिर फैसला किया गया था कि वो पेश हो रहे हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने यही बयान दिया था कि भाई उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ उन्हें पता नहीं है, और तब भी उन्होंने कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया था GIT की। मुझे ये बताएंगे अब ये जो रोका गया किन ग्राउंड्स पर रोका गया, नाज़रीन के लिए आगाह कीजिएगा। देखिए सैरिश, राना सना जो मुल्ज़मान है वो तो उसको चैलेंज करेंगे, वो तो वो उनका कानूनी राइट है कि वो GIT की कानूनी हैसियत को चैलेंज करें। वो मुल्ज़िम है, मुल्ज़मान तो तमाम एफर्ट करेंगे कि ये GIT ना ही बने और इसकी प्रोसीडिंग ना चलें। वो इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं।
असल इशू ये है कि जो चैलेंज किया गया वो ये था कि JIT एक बन चुकी है, JIT पे दोबारा JIT नहीं बन सकती। एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान हो चुका है, तो उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके बाद एक नई JIT बनने का कोई जवाज़ नहीं है। असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि पहले दिन से पंजाब गवर्नमेंट की नीयत ही नहीं मुझे नज़र आ रही कि वो इस सानिया मॉडल टाउन के जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा दिलवाना चाहती है। ये मुझे उनकी नीयत नज़र ही नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये वहाँ पर अंडरटेकिंग दे आए, उसके बाद 2.5 महीने ये बैठे रहे। पैट को मजबूर किया कि वो अल्टीमेटली दोबारा हाई कोर्ट में जाए, और जाकर जब वो हाई कोर्ट गई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दे के आए थे, उसके बाद अभी तक JIT नहीं बनी, तो उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट के जब गया उस वक्त इन्होंने JIT को नोटिफाई किया। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से JIT को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, वो अपने तौर पर बेचारी काम कर रही थी। आज भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जब वहाँ पर मौजूद थे तो उनको चाहिए था कि वो पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते, वहाँ पर JIT के वहाँ हाई कोर्ट के सामने पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखते कि JIT क्यों बनाई गई है और उसकी सारी चीज़ें बताते। जब डिसीजन हो गया उसके बाद एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो जनाब वो मटी वो बाद में डालने के लिए आ गए कि जनाब हमें नोटिस नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। जिस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी उस वक्त इनके असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उसको अपोज करते। देखें आज भी इस वक्त भी जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो वहीं लगे हुए हैं, उसके बाद जो एडवोकेट जनरल हैं उनके नीचे जितना स्टाफ है वो सारा वही है जो शहबाज शरीफ साहब भर्ती करके गए थे। एक बंदा इन्होंने चेंज नहीं किया। अभी भी वापस एक मिनट सैरिश, एक मिनट, अभी भी लॉ ऑफिसर जितने भी हैं वो सारे PMLN के लॉयलिस्ट बैठे हुए हैं। समझ आती है कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है वो क्यों नहीं बोले। तो बात ये है कि इनकी नीयत ही नहीं नजर आ रही कि ये सानिया मॉडल टाउन को आपकी बात बिल्कुल बजाए। सर आपकी बात जो है वो बिल्कुल बजाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुफ्र की जो हुकूमत है ना वो नहीं चल सकती है, चल सकती है, जुल्म की जो हुकूमत है वो नहीं चल सकती है। वज़ीर आज़म के मुंह से हमने बार बार ये बात सुनी है, ये बात तो खुद से कहते रहे हैं। जब उनकी अपनी हुकूमत है तो उनको चाहिए कि जितने भी ये मजलूम हैं इनको इंसाफ दिलवाएं। अगर आप जुल्म जो हुआ है अगर उसका इंसाफ नहीं दिलवाते तो आपने जुल्म की हिमायत की है ना। फिर अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो लोग क्यों खामोश है, पंजाब हुकूमत क्यों खामोश है, जो पहले खुद कहती रही कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती है। अब ऐसी क्या वजह है कि बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं। खैर देखते हैं इस मामले में आगे चलकर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हम करेंगे JIT के हवाले से, जाली अकाउंट्स केस, एक और JIT, और इस मामले में जनाब क्या सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि आसिफ अली जरदारी साहब को तलब किया गया है और फरियाल तालपुर साहिबा को भी 8 अप्रैल को तलब किया गया है, और 2 गाड़ियों की तफसीलात एक्साइज ऑफिस ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को देने से इनकार कर दिया है। हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस तेजी से अपने अंजाम को पहुंचने लगा। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 8 अप्रैल को होगी नैब तलबी। एहतसाब अदालत बाकायदा तौर पर जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत का आगाज करेगी, जिसके बाद जाली अकाउंट्स केस का ऊंट किसी करवट बैठ सकेगा। दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आसिफ जरदारी की 2 गाड़ियों की तफसीलात नैब को देने से कर दिया इनकार, जिसके बाद शुरू हो गई है दोनों इदारों में तकरार। मामला कब हल होगा इसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा इंतजार। जी जनाब, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, अब 8 अप्रैल को तलब किया गया। लेकिन सर असद खरल साहब, इस सारे मामले में ये बड़ी अजीब बात है, ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड देने से मना कर दिया, किस कैपेसिटी में मना किया गया है? ये क्या हम सिर्फ अब एक झलक देख रहे हैं कि वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करने में और उसको प्रूव करने में कितने हिकअप्स आते हैं, कि इस तरीके से इदारे कॉपरेट नहीं करते हैं, और फिर जिस तरीके से मुल्जिमान करते हैं कि जब दिल चाहा मुंह उठा के आ गए, जब दिल चाहा नहीं आए, रिकॉर्ड को आग लगा दी, उसके बाद अवामी पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करना, सारे हरबे इस्तेमाल करना, ये हो क्या रहा है? सहरे से आप देखें, ये पंजाब की बात हो, शरीफों की बात हो, या जरदारी फैमिली की बात हो, या उनके फ्रंटमैनों की बात हो, आप मुझे ये बताएं कि नैब जो है, एंटी करप्शन, FIA, पुलिस, वो केस जो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के रडार पे है, वो केस जिसका इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई है पाकिस्तान के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन इदारे एंटी करप्शन वॉचडॉग जो है, सुप्रीम एंटी करप्शन वॉचडॉग है नैब। अब वो एक क्रिमिनल जो एक मुल्जमान है उनके बारे में 2 गाड़ियों की तफसीलात मांग रहा है।
जो कि ये वैसे भी फंडामेंटल राइट है। हर शहरी इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी के बारे में वो ले सकता है, क्योंकि ये एटम बम का राज नहीं पूछ लिया। अब नैब को एक्साइज का महकमा जो कि सिंध हुकूमत के अंडर है, जिसके मिनिस्टर जो हैं वो जरदारी साहब के ज़ाहिर बात है कुछ होते होंगे, जिसके चीफ मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट ज़ाहिर बात है जो हेड कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, और वो ही मुल्ज़मान हैं इस केस के अंदर। अब यही बात हुई थी, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला ऐसे ही रेफर नहीं किया था इस्लामाबाद, ये इस मामले में ऐसे ही रेंजर जो है उसकी को नहीं शामिल किया गया था। इस मामले में ISI, नैब और दीगर इदारों को FIA की मामलत के लिए इसलिए ही शामिल किया था। और उसके बावजूद जब JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी सहरिश, तो उसमें बताया गया था कि सिंध हुकूमत ने उनसे तावन नहीं किया, बहुत सारे महकमों ने उनसे रिकॉर्ड उनको नहीं दिया गया। फिर उस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस जब सिंध गए तो कराची में उन्होंने चैम्बर में बुलाया वज़ीर आला को, और उनका ये जो रिपोर्ट के अंदर बताई गई चीज़ें, ये रिकॉर्ड आप दें। उनका उन्हें तसल्ली बख्श जो नहीं है, कारकर्दगी उनकी कोऑपरेशन का नहीं है मामला। फिर इसी वजह से ये शोर मचा रहे थे कि सिंध में ये केस क्यों नहीं, ये इस्लामाबाद में क्यों जा रहा है। आज आपने नतीजा देख लिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि ये लोग वहाँ पे सिसिलियन माफिया और गॉड फादर का जो इन्होंने रूप धारा हुआ है, जिस तरीके से ये नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह के एक कठपुतली जो वज़ीर आज़म कहते हैं बिलावल साहब, वो कठपुतली हुकूमत बनी हुई है जरदारी साहब के लिए, बिलावल साहब के लिए, अनवर मजीद के लिए, जो सिंध हुकूमत है जो नैब को तावन नहीं कर रही, जो एक रिकॉर्ड जो रिक्वायर्ड है वो नहीं दे रही। अब इसके ऊपर नैब के पास बड़ा कानून मौजूद है कि अगर हिंड्रेंस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिकॉर्ड नहीं देते, रिकॉर्ड टेम्पर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ज़ाया करते हैं, उसके लिए तमाम उन सेक्रेटरी के खिलाफ, उस DG एक्साइज के खिलाफ केस बनता है। अब नैब को चाहिए कि वो कानून का रास्ता जो है इख्तियार करे। अब नैब इतना हेल्पलेस अगर हो रहा है तो हम शोर मचाएंगे टॉक शोज के अंदर। हमारे पास तो ये तो नैब का काम है कि अगर आम छोटा मोटा कोई महकमा हो तो क्या वो नैब को इनकार कर सकता है? वही नैब जो आपने देखा जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा था कि ये नैब जो है ये तो अल्टीमेट इसके पास पावर है, जिसको मर्जी उठा लेता है। दूसरा इसमें एक अहम मामला है सहरिश, 8 अप्रैल को जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहबा को इंसाफ अदालत इस्लामाबाद ने तलब कर दिया। ये वही पनामा केस की एपिसोड रिपीट है। अब मुझे ये बताया जब इंसाफ अदालत ने उसकी कार्रवाई शुरू कर दी है, बेल उनकी एक्सटेंड हो चुकी है, तो मुझे ये बताएं वो अगर वहां पे पेश होना शुरू हो जाए तो नैब तो उनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकती इन मुल्जमान को। अगर नैब गिरफ्तार नहीं कर सकती तो तफ्तीश नहीं होगी, फिजिकल रिमांड नहीं होगा, तो फिर आप इनसे पैसा कैसे निकलवा सकते हैं? मामला तो यही है। बाबर साहब मुझे एक बात बताएं, अब इन सारे हालात में अगर सुप्रीम कोर्ट तलब कर लेती है एक्साइज डिपार्टमेंट के हुकाम को कि भाई आप आएँ, आप किस चक्कर में, किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं फराहम करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जिनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं होता, ये इदारों को बुलाते हैं, अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों ना सख्त ऑब्जर्वेशन दे? जब इदारे इस तरह के काम करेंगे कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको बचाने में लग जाएंगे, तो फिर मुझे खुद बताएं ना कि जब ब्यूरोक्रेट्स अपने मास्टर को बचाने में लग जाएंगे तो फिर किस तरह काम चलेगा? फिर ये तनकीद करते हैं इदारों पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी। देखिए सहरिश, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है नैब को। जैसे खरल साहब ने कहा, नैब के पास, DG नैब के पास और चेयरमैन नैब के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। इतनी पावर्स हैं कि जिसकी हद नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा एक्साइज डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उसकी मजाल नहीं कि वो उनको रिकॉर्ड ना दे, नैब उनको पर्चा दे और उनको उठा के ले जाए। देखेंगे अगर पुलिस उनको रुकावट बनती है तो IG के खिलाफ भी पर्चा दे सकते हैं चेयरमैन नैब। तो ये नैब की अपनी नलायकी और नाअहली है कि उनको कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा। अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करें, पर्चा दे रहे एक्साइज सेक्रेटरी के खिलाफ सिंध के कि जनाब आपकी जरूरत कैसे हुई, आप हमें रिकॉर्ड ना दें, आप जो कार्रवाई हो रही है सरकारी उसमें मुदाखलत बन रहे हैं, पर्चा दे के उसको अंदर बंद करें। मैं देखूंगा आगे कोई कैसे उनसे अदम ताउन करता है। अगर DG रुकावट बन जाए DG के खिलाफ पर्चा दें। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। नैब के चेयरमैन के पास अपने के पास इतनी इख्तियारात हैं। इख्तियारात का इस्तेमाल अब चीफ जस्टिस ने तो नहीं उसे कहना कि जनाब तुम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करो, ये तो चेयरमैन नैब ने खुद करना है। ये उन्होंने अपनी अथॉरिटी खुद बनानी है, अपना रास्ता खुद बनाना है। एक दफा एक सेक्रेटरी पे पर्चा देकर उसको उठा के जेल में बंद करेंगे ना नैब वाले, मैं देखूंगा कौन सा सेक्रेटरी उनके सामने खड़ा होता है। एक DG के खिलाफ अगर पर्चा देते हैं देखूंगा कौन सा DG खड़ा होता है। लेकिन ये इनकी अपनी नाअहली और नालायकी है। वापस आप ही के पास आते हैं, सही कह रहे हैं आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए।
अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे कि चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो अपने तरीके से अब इस मामले को देखें और जिस तरीके से उनके पास इख्तियारात हैं वो एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन लें। और क्यों एक्साइज डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड फराहम करने से मना किया है, किस कैपेसिटी में किया, उनको पूछना चाहिए। लेकिन बाबर साहब, मैं जो बात कर रही थी वो जुडिशल एक्टिविज्म का जो शोर मचता है, कहा जाता है कि भाई इनके तो ये इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे इस तरह बुला सकती है और पूछ सकती है, जुडिशल एक्टिविज्म की बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सर, जब हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएंगे, कोई भी इदारा काम करने को तैयार नहीं होगा, तो अदालतों को तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस फिर देनी पड़ती हैं। देखिए सहरिश, नैब चारों सूबों में काम कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में भी काम कर रही है। चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं। कोई हुकूमत कभी अपने खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो नैब को नहीं देता। नैब जो मर्जी कर ले, कोई गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड जो है, अपनी जो करप्शन की चीज़ें हैं वो नैब को कभी नहीं देती। इसीलिए चेयरमैन नैब को ये अख्तियारात दिए गए हैं कि अगर किसी डिपार्टमेंट से, अगर किसी बॉडी से, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, नैब को कोई रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है तो वो अदारा, वो महकमा ये रिकॉर्ड नैब को देने का पाबंद है। और अगर वो महकमा नैब को रिकॉर्ड नहीं देता या हेजिटेट करता है तो चेयरमैन नैब को ये अख्तियारात दिए गए हैं कि वो उसमें वो अफराद, वो ऑफिसर्स जो इसमें रुकावट बन रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे वो IG सिंध हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं, चाहे होम सेक्रेटरी हैं, चाहे सेक्रेटरी एक्साइज हैं, जो भी इसमें रुकावट बनेगा उसके खिलाफ चेयरमैन नैब को इतने वसी इख्तियारात दिए गए हैं कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोर्ट से परमिशन लेने का कोई जवाब ही नहीं है। वो क्या करते हैं आप फिर? अगर ठीक हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं अब जनाब। जी मैं चाह रही थी थोड़ी सी बात हम करते हैं पेशावर के हवाले से भी, जहाँ पर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए वैसे तो दर्द सर बन गया है, लेकिन अभी जनाब जो वज़ीर इत्तलात है KPK के शौकत यूसुफ ज़ई साहब, उन्होंने कहा है कि 23 मार्च को BRT का तामीरी काम मुकम्मल हो जाएगा। छोटी मोटी खामियां देखने के लिए टेस्ट रन किया जाएगा, यानी कि ये भी आजमाइशी इफ्तिताह होगा जो कि कर दिया जाएगा, क्योंकि ये 6 बार इसमें ताख़ीर हो चुकी है। जो डेट दी जाती थी फिर से उसमें इनको तौसी करनी पड़ती थी, आगे बढ़ाना पड़ता था, उनके मनसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा था। असद खरल साहब, 19 अक्टूबर 2017 को इसका इफ्तिताह हुआ था और परवेज़ खटक साहब ने किया था। 6 महीने में इस मनसूबे ने मुकम्मल होना था, लेकिन अब ये दर्द सर बन गया है वहाँ के शहरियों के लिए भी और इस हुकूमत के लिए भी। अब तामीराती जो नकाइस हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं, मनसूबा है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। आजमाइशी अब ये इसको इफ्तिताह इसका किया जा रहा है, इसको चलाया जाएगा। ये आपको नहीं लगता कि ये वक्त के साथ साथ ये ताख़ीर तो हो ही रही है, लेकिन ये मनसूबा मुतनाज़ भी होता जा रहा है? सहरिश, आप देखें जिस तरीके से इस मनसूबे की वजह से, इस ताख़ीर की वजह से पेशावर के अंदर आप जाएंगे तो जाओ वहाँ पे मसाइल है, जो गर्दो गुबार है, जो बारिश अगर आ जाए जो जोहड़ बन जाते हैं, जो लोगों का जो ट्रैफिक का बुरा हाल है। और जो 6 माह की आपने बात की, अब तो कई इसको 6ठा साल तकरीबन 17 से अगर बात करें तो 2 साल से ज़्यादा इसको अरसा हो गया। अभी जो 23 मार्च की आपने बात की है, जो शुक्र यूसुफ ज़ई साहब का आपने बात किया, अभी ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। ये टेस्ट रन जो है ये भी एक आई वाश है। कोई टेस्ट रन है, कोई मनसूबा भी बने ही नहीं, बस से उनके पास आई नहीं। इसका तखमीना लागत जो है उसमें अरबों रुपया इजाफा हो गया। फिर इसके अंदर जो डिज़ाइन के अंदर जो फॉल्ट्स हैं, जो खामियाँ हैं, फिर इसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं और मिस गवर्नेंस और जो एस्केलेटर इसमें चार्जेस जो बढ़ते गए, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और जितना डिले हुआ, लोगों को जो मुश्किलात का सामना है, अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी चाहिए कि पहले भी उनकी हुकूमत थी KPK में, बहुत सारे महकमों ने अच्छा काम भी किया, लेकिन ये एक ऐसा अवामी मनसूबा है जिससे आवाम को आसानियाँ तो चले मिलेंगी, लेकिन जितनी मुश्किलात आवाम को इस मनसूबे की वजह से 2 साल से फेस करनी पड़ रही हैं। आप देखें कि पूरा जो पेशावर है ऑलमोस्ट वो शहर उधेड़ के आपने रख दिया है, लेकिन वो मनसूबा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। तखमीना लागत जो उसमें इजाफा होता जा रहा है, डिज़ाइन के अंदर फॉल्ट आते जा रहे हैं, बसें आप ला पा नहीं रहे। और अभी भी टेस्ट रन जो किया जा रहा है, तो अभी भी मुझे तो लग रहा है जो हालात वाक़यात वहाँ पे जो ग्राउंड पे सूरत हाल है, अभी मज़ीद भी 6-7 माह ये मनसूबा मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। अब तो उनकी वहाँ पे हुकूमत है, अक्सरीती हुकूमत है, कोई अगर अमेंडमेंट करना चाहे, फंड्स का इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को या मौजूदा वहाँ पे जो भी
चीफ मिनिस्टर हैं या बाकी जो कंसर्न लोग हैं, सर मुझे ये उनको समझ नहीं आ रही कि फौरी कि तौर केपी पर में इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और विफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इस वक्त। अगर फंड्स का प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये जो नकाइज सामने आ रहे हैं, कितनी इनको खिफत का सामना करना पड़ा जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इनको कर्जा देने से, पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि जो स्टेशन इस मंसूबे के तहत बनाए गए हैं वो तो गैर मौजू है बसों के लिए, आमदोरफ्त के लिए, सड़कों की चौड़ाई कम है, लंबाई कम है। तो जब इस तरह के नकाइज पहले ही सामने आना शुरू हो गए हैं, पैसों का मसला नहीं है, तो क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? फिर वहां पर इतना परेशान कर दिया गया है पेशावर के शहरियों को, पूरा पूरा दिन वहां पर ट्रैफिक जैम रहता है, सड़कें वहां पर तंग कर दी गई हैं और वो अंडरग्राउंड बना दिए गए इन बसों के लिए। सैरिश, इमरान खान साहब लाहौर मेट्रो या इस रावलपिंडी मेट्रो या मुल्तान मेट्रो इसके सबसे बड़े नाकिद रहे हैं और वो बार बार ये क्लेम करते रहे कि जी जितनी महंगी ये बनी है मैं तो इसे आधी कीमत में पेशावर में हम मेट्रो बना देंगे। आधी कीमत में तो क्या बनी थी, 45 अरब रुपए की उसकी लागत एस्टिमेट कॉस्ट थी, जो कि अब 70 अरब तक चली गई और मेट्रो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और उसमें बेतहाशा जो उनके टेक्निकल नुकाइस उसके बेतहाशा हैं, कहीं रास्ते तंग हैं, कहीं पर जो है पुल बड़े ज़्यादा बना दिए गए हैं, बेतहाशा टेक्निकल नुकाइस हैं उसमें। और वो अभी तक 23 मार्च को भी टेस्ट रन हो रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर जगह पर, अभी वो ओपन नहीं हो रही पब्लिक के लिए। ये कब कंप्लीट होगी कोई पता ही नहीं है। ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है या केपी के गवर्नमेंट है, ये अपनी सारी एनर्जीज जो है वो एग्जॉस्ट कर रही हैं। सिंध में गवर्नर आ जाना चाहिए, सिंध के अवाम के लिए जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, थर के बच्चे भूखे मर रहे हैं और अपनी इनकी गवर्नमेंट जो है उसकी जो नाअहली है वो काबिल दीद है। आप वहाँ पर देख पेशावर में मेट्रो जो है, ये एक मेट्रो है जो इनसे अभी तक नहीं बन सकी और ये दावे क्या करते रहे हैं। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अभी तक ऑरेंज लाइन की ये एक ईंट नहीं रख सके। जैसी वो शहबाज गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, आज भी वो वैसी पड़ी हुई है। इनकी जो कैपेसिटी है डेवलपमेंट फंड खर्च करने की, उसके हालात ये हैं कि पंजाब में अभी तक 600 अरब रुपए का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, डेवलपमेंट का फंड था शहबाज गवर्नमेंट में, जो इन्होंने 225 अरब रुपया कर दिया, यानी कि उसमें ऑलमोस्ट 400 अरब रुपए की कमी कर दी। उस 225 अरब रुपए में से भी ये सिर्फ 25% स्पेंड कर सके हैं, खर्च कर सके हैं और 8 महीने गुजर चुके हैं, 4 महीने बाकी हैं। ये इनकी हालत है, ये इनकी काबिलियत है। इनके मिनिस्टर जो है वो उनके स्टेटमेंट्स देख लें तो कोई मिनिस्टर दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। फेडरल कैबिनेट जो पिछली जो लास्ट इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग चेयर की है, उसमें 5 मिनिस्टर एक दूसरे को गालियां देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं। और पेशावर गवर्नमेंट जो है वो भी नाअहल, पंजाब गवर्नमेंट जो है उसकी कैपेसिटी कोई नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके वो स्टेटमेंट से आगे कोई काम ही नहीं कर रही। तो मुझे तो नहीं, ये तो अल्लाह ही चला रहा है, गवर्नमेंट तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही। अभी ये आजमाइशी आगाज किया गया है, अभी ये जो आजमाइश वो होना है, सैरिश ये भी होना है, आगाज किया नहीं गया, तैयार किया गया है। बिल्कुल 23 मार्च को होना है 23 मार्च पता नहीं होता है या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा कि ट्रैफिक के बहाव की नहीं। अब तो कह रहे हैं ना कि वो महमूद खान साहब ने इफ्तिताह करना है, उन्होंने जोर दिया, रातों रात स्टेशनों को उन्होंने तोड़ फोड़ करके टेम्परेरी तौर पर उन्हें चालू कर दिया कि किस तरीके से इसका इफ्तिताह तो करें ना, खामियां बाद में देखी जाएंगी। लेकिन सर ये बड़ा गलत किया जा रहा है। जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है कि भाई ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी लानी है, अगर नकाइज होंगे तो बेहतरी कहाँ होगी, वो तो फिर नाकामी ही होगी। क्योंकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब ये बारिशें पीछे हुई हैं तो वहाँ पर निकासी आपका कोई सिस्टम ही नहीं था, कॉरिडोर में सारा पानी खड़ा हो गया, तो वहाँ तो बारिशें होती रहती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कहाँ ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी, उल्टा नाकामी होगी, लोग मजीद परेशान होंगे, इनके अपने नुकसान में होगा। ये इन्हें पहले ये देखना पड़ेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हम करते हैं सानिया क्राइस्ट चर्च के हवाले से। अभी जो हमारे पास खबर है, बताया जा रहा है कि सानिया क्राइस्ट चर्च के सोग और शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए न्यूजीलैंड के सरकारी टीवी और रेडियो पर आज बराह रास्त जुम्मे की अजान और खुतबा नश्र किया गया। शहदा की याद में मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई और जुम्मे का खुतबा सुनकर न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म आबदीदा हो गई और इस्लाम फोबिया के खिलाफ OIC के इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की। सानिया क्राइस्ट चर्च के खिलाफ होने वाली OIC पर तुर्की का शुक्रिया भी अदा किया गया है। सर आप ये देखें कि जो कीवी वज़ीर-ए-आज़म है, न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने जिस तरीके से खुलूस और मोहब्बत का इजहार किया। आज भी जब वो खिताब के लिए आई तो उन्होंने पहले हदीस नबी से उसका आगाज़ किया कि हम सब एक हैं और मुसलमानों से जिस तरीके से वो मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, उसकी ये मिसाल ही है कि जिस तरह हम नशर होता देख रहे हैं कि
गैर मुल्की, मतलब उनका मज़हब भी वो नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अजान वहाँ पर नशर की गई, रेडियो पर भी, टीवी चैनल पर भी, और फिर प्रेस ने भी अपने अखबार के सरे वर्क पर सलाम लिखा यकजहती के इजहार के लिए या मुसलमानों से मोहब्बत के इजहार के लिए, उनको सोशल मीडिया पर थ्रेट्स भी मिलना शुरू हो गई हैं कि अगला नंबर तुम्हारा है। अब उसकी भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस पर असद साहब आप क्या कमेंट करेंगे? सैरिश, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा सान्या हुआ, लेकिन एक अच्छी लीडर जो है, एक अच्छा लीडर मुल्क का जो होता है, देखिए किस तरीके से उन्होंने उस क्राइसिस को अवॉइड किया। आप देखें कि उनका जो इखलाक है, उनकी जो मुसलमानों के साथ जिस तरीके से उन्होंने अकीदत का इजहार किया, आज भी देखें उनके अलावा भी बहुत सारी गैर मुस्लिम खवातीन थी। जब अजान आई तो उन्होंने अपने सर ढांपे बकायदा, और जब पेश इमाम ने खुतबा दिया तो उस वक़्त उनकी आंखें, वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और उनकी आंखें भी नम हुई। जब अल नूर मस्जिद के सामने मुन्नर मस्जिद और उसके सामने जो हैगले पार्क है, बहुत बड़ा इज्तिमा था, और पहली मरतबा न्यूजीलैंड में जिस तरह ये प्राइम मिनिस्टर जो उनकी एक लीडरशिप थी और उन्होंने ये अज़्म का जिस तरह इजहार किया, उनका कि सरकारी टीवी पर, रेडियो पर बराह रास्त ना सिर्फ अजान, ये पहला यानी जुमा था उस वाक़े के बाद, ना सिर्फ वो नशर होगी बल्कि खुतबा भी उसका नशर होगा। फिर पेश इमाम ने जिस तरीके से इस्लाम की बताया बारे में कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है, पीस का मज़हब है। उन्होंने बरतानवी जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म साहिबा हैं उनका भी इज़हार तशक्कर किया, और उनका उन न्यूजीलैंड के उन शहरियों का भी इज़हार तशक्कर है कि जिन्होंने पुलिस, कानून नाफज करने वाले इदारे और जो लोग हैं, जब वो कातल से बचने के लिए वो भाग रहे थे, तो जिन लोगों ने वालाना खलूस और मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनका भी उन्होंने इज़हार तशक्कर किया। और फिर आज आपने देखा कि मसाजिद के बाहर फूलों के किस तरह ढेर लग गए, किस तरीके से वालाना मोहब्बत की गई, और किस तरीके से जिस जो कातल जिसने बेरहमी और सफाकी का जिसने मुजाहरा किया, किस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर मजम्मत की जा रही है। और मुसलमानों का जो वहाँ पे एक जो नैरेटिव था, जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को एक इंतहा पसंद और एक पेश किया जा रहा था, मेरा ख्याल है इस वाक़े के बाद बहुत सारी दुनिया के लिए एक लेसन है कि इस्लाम जो है वो पूरा अमन जो है मजहब है। और आज भी इतने बड़े वाक़े के बाद देखिए कितनी बड़ी तादाद लोग जो है मसाजिद के अंदर इकट्ठे हुए, कोई डर और खौफ नहीं था, किस तरीके से उन्होंने, और वहाँ पे मुसलमानों का भी एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक जो उन्होंने सब्र का जो पैमाना है उसको अपने हाथ से नहीं, यानी लबरेज नहीं हुआ उनका, और उन्होंने बड़ा एक पीसफुल इस सारे मामले को, और पेश मामले में यह कहा कि शैतानी कूतें थी जो ये चाहती थी कि इस तरीके से एक मामला एक रिएक्शन की सूरत आए, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ों को सर आपने देखा नहीं वो जो शहीद नईम राशिद हैं, उनकी अहलिया का जो इंटरव्यू है वो कितना वायरल हुआ है, कितनी वो बुलंद हौसले वाली खातून थी जो उनकी जानिब से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस कातिल पे मुझे तरस आ रहा है कि इसके दिल में सिर्फ नफरत है, लेकिन सारे जो उस माँ को भी देखें, उस माँ को भी देखें जो दहशतगर्द की माँ है, उसका भी इंटरव्यू देखें, क्या दुनिया में वो अजीम माँ है। उसने कहा मेरे बेटे को उसको फांसी पे लटकाओ, उसको इबरतनाक सजा दी जाए। एक ऐसी माँ मैं समझता हूँ कि काश ये हमारे मुल्क में, हर मुल्क में माँ पैदा हो। हमारे मुल्क में भी बन के आप देखें कि बच्चा अगर जुर्म करता है तो माँ उसके लिए 100 हिले बहाने तलाश करती है। पूरी दुनिया में एक ममता है, माँ का जज्बा है, लेकिन वो एक अजीम माँ है जिसने कहा कि मेरे बेटे को इबरत का निशान बना दिया जाए। मैं समझता हूँ उसको भी हमें सलाम पेश करना चाहिए कि ऐसी माएँ भी आज भी मौजूद हैं जो उनका बेटा अगर गलत काम करता है तो उनकी ममता जो है उसके साथ नहीं होती, बल्कि वो जो मजलूम है, जो विक्टिम है, जो शोधा है, उनकी माँ जो उस दरिंदे कातिल की उनके साथ खड़ी है सफ़े अव्वल में। सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैं चाहूँगी बाबर साहब आप भी इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश करें, क्योंकि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म के हवाले से अगर ये कहा जाए ना कि उन्होंने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी है, मेरा ख्याल है कि माजी में ऐसी मिसाल हमें इस तरीके से नहीं देखने को मिली। जो यंग जनरेशन है उसने तो इस तरह के लीडर्स बहुत कम देखे हैं, क्योंकि आजकल तो मफाद परस्ती और सब अपने अपने मफाद में अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। कहाँ इस तरीके से दिलजोई की जाती है या साथ खड़ा हुआ जाता है? देखिए सैरिश, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के सबसे ज़्यादा हकूक़ हैं। अगर हम प्योरली इस्लामिक गवर्नमेंट्स देखें जो अर्लियर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद खिलाफत राशिदा के दौर में ये मिसालें मिलती हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का ख्याल रखा जाता था।
अब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो कर दिया है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने कर दिखाया है, वो इवन अगर ये वाकई किसी इस्लामी मुल्क में भी होता तो हम भी शायद अपनी माइनॉरिटी के साथ इस तरह ना कर सकते जो उन्होंने कर दिखाया है। मेरे नज़दीक तो अगर नोबेल प्राइज़ की कोई असल में हकदार है तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरह से उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और जिस तरह से एक दो बड़े मज़ाहिब में जो एक क्लैश जैसी सूरत बन सकती थी, जिस तरह से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आई हैं कोई बड़े बड़े लीडर्स की, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी, तो उससे ये सूरत हाल बिगड़ सकती थी। लेकिन उन्होंने खुद ऐसी मिसाल कायम की, कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी कि किस तरह से उन्होंने एक मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाया और किस तरह से उन्होंने वो जो जज्बात थे मुसलमानों के उनको पैसिफाई किया। यही वजह है कि उन्होंने मुसलमानों के दिल में घर कर लिया है, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान से बाहर के न्यूजीलैंड से बाहर भी दुनिया भर में जितने मुसलमान बसते हैं उन सबके दिलों में उन्होंने अपना घर बना लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनको कॉल की है, वो उनके मुअत्तरिफ है, उन्होंने तारीफ़ किया उनकी और सराहा है उन्होंने जिस तरीके से सारे मामले को हैंडल किया है। अब कुछ 23 मार्च की बात कर लेते हैं। कल यौम पाकिस्तान है जनाब और तैयारियाँ उसकी बिल्कुल उरूज पर हैं। ISPR की जानिब से प्रोमोज जारी होते रहे हैं, आपने जोश और वरबला मुलाहिजा किया है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से कल जो परेड है उसकी तैयारियाँ अपने अरूज पर हैं। मलेशिया के सदर महातीर मोहम्मद पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको निशान पाकिस्तान से नवाजा गया आज और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मलेशिया ने पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन का यकीन भी दिलवाया है। बड़ी अच्छी आज उनकी मुलाकात रही, जिन्होंने मुश्तरका जो एक एलामिया भी जारी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हुई, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी खिताब किया। उन्होंने भी कहा कि भाई महातीर मोहम्मद की क़यादत में मलेशिया खुद कफ़ील हुआ है और उनकी कायदाना सलाहियतों के वो मुअत्तरिफ हैं। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से आज खिताब किया गया। दोनों ममालिक को तजारती ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं, ये कहा गया। और बड़े अच्छे माहौल में असद करल साहब की मुलाकात हुई है और ये कहा जा रहा है कि बड़ा ताउन कर रहा है मलेशिया पाकिस्तान के साथ। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको आप ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुलाकात ना समझें बल्कि सरमायाकारी के लिए हम ये मुलाकात कर रहे हैं। इसराइल को छोड़कर हमारे तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, महातीर मोहम्मद साहब ने कहा है। जी बिल्कुल, ये एक खुश आइंद दौरा है और जिस तरह इमरान खान साहब और डॉक्टर महातीर मोहम्मद के बहुत सारे जो ख्यालात हैं आपस में मिलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी इमरान खान साहब उनको फॉलो करते थे और उनको उनके आइडियाज़ जो हैं उसको हमेशा उन्होंने उनको प्रमोट किया है और उनके साथ थे। अब ये उनका जो दौरा है और उसके 4 जो मुआहदे हैं उसके याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। $1 अरब की सरमायाकारी की जो उम्मीद की जा रही है और मुख्तलिफ जो वजारतों और मुख्तलिफ जो बिज़नेस कंपनीज़ हैं हुकूमती सतह पे और मुख्तलिफ जो बिज़नेस कंपनी उनके मुआहदे और साथ उनके बिज़नेस जो कम्युनिटी है वो भी लोग आए थे, मुख्तलिफ कंपनीज़ के चेयरमैन। दूसरी जानब से जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मलेशिया, जो जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब को चाबी भी एक कार भी जो दी, प्रोटोन जो उनकी कार है वहाँ पे जो बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसकी भी उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे लगाएंगे पाकिस्तान के साथ एक मुश्तरका ये जो कार साजी जो है उसके हवाले से। मैं समझता हूँ कि मलेशिया और पाकिस्तान के हवाले से और उसमें स्ट्रेटेजिक जो है उनके ताल्लुकात भी दोनों मुल्कों के, और ये भी कहा गया है कि मुस्लिम उम्मा को जो मसाइल है उसका भी मिलकर अजाला करेंगे, उसमें भी कोशिश करेंगे। और थंडर जो है उसके हवाले से पाकिस्तान की मुनासबत से अपना पैगाम दे दें आप, कल के दिन की मुनासबत से, क्योंकि कल हमारा प्रोग्राम नहीं है, अब हम पीर को हाजिर होंगे, तो कल यौम पाकिस्तान पूरी कौम ने मिली जोश जज्बे के साथ मनाना है, तो आपका इस खास मौके पर क्या पैगाम है? उसके बाद मैं बाबर साहब की तरफ जाऊंगी। जी बिल्कुल, मेरा यही पैगाम है कि पूरी कौम जो है उसको मुत्तहिद हो जाए, यकजाती के साथ और यकसू होना चाहिए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए हर एक को अपनी अपनी तौर पर अपने अपने तय जितना मैक्सिमम वो कंट्रीब्यूट मुल्क के लिए कर सकता है। जी इस मुल्क के लिए जिसने हमें आज़ादी दी, जिस वजह से हम आज आज़ाद बात कर रहे हैं, आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, हर बंदे को अब पे करने का वक्त आ गया इस मुल्क के लिए। 23 मार्च 1940 को कायदे आज़म ने एक अलहदा मुमलकत के बारे में कहा था कि हमें एक हिंदुओं से एक अलहदा मुल्क चाहिए जिसमें हम मजहबी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जिसको एक तरक्की वाला मुल्क। तो कायदे आज़म के जो आइडियल थे, जिस तरह से कायदे आज़म पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, आज अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम उससे कोसों दूर हैं। हमें चाहिए कि अगर पाकिस्तान को वाकई हम एक कायदे के आइडियल्स के मुताबिक बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हुक्मरान ईमानदार हों, वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहें, लोग जो है वो भी ईमानदार हों, कानून की हुक्मरानी हो,
कानून सबसे बालादस्त हो, करप्ट लोग जो हैं जिस उस सोसाइटी में उनकी कोई गुंजाइश ना हो, तो ऐसा पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी अगर आप देखें तो इन आइडियल से तो हम, इन गोल से तो हम बहुत कोसों दूर हैं। हुक्मरान जो हैं वो सारे करप्ट हैं, करप्शन जो है वो अरूज पर है, करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसको जिसको पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान को तोड़ने के दवाले हो जाता है। तो इसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मौजूदा गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम कहते थे कि कायद आज़म की जेब में खोटे सिक्के थे, तो इमरान खान साहब की जेबें जो हैं वो खोटे सिक्कों से भरी हुई हैं। तो खान साहब खुदा के नाम पर इन खोटे सिक्कों से जान छुड़ाएं और असल सिक्के लेके आएँ, ताकि वो पाकिस्तान को कायद आज़म के जो आइडियल थे, जो गोल थे, उसके मुताबिक ढाल सकें। ये जो सिक्के हैं इनसे ये नहीं ढल सकेगा, इसके लिए आपको अपने सिक्के बदलने पड़ेंगे। सही हो गया। चले, इस खास मौके पर हम इसी अज़्म का इजहार करेंगे कि हमें इस मुल्क की खुशहाली के लिए तरक्की होकर मेहनत करनी है और तरक्की करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, ये फले फूले और तरक्की करें, क्योंकि हमें वज़ीर आज़म की नीयत पर बिल्कुल कोई शक नहीं है। वो तहे दिल के साथ लगे हुए हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, पूरी आवाम की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।